हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हलंत। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हमने वर्ण कर लिए हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो जब हमने व्यंजनों की बात की तो हमने किया कि व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब वो तो हो गया एक कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट था कि अगर हम व्यंजनों को स्वरों के बिना बोलें या स्वर उनमें से हटा दें तो उनका रूप क्या है। ठीक है, तो वही हमारा आज का टॉपिक है हलंत। और हलंत को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हलंत, तो अगर हम इसको तोड़ें तो ये बनता है, हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, हल प्लस अंत। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हल प्लस अंत। अब हल चिन्ह कब आता है? अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीचे जो एक स्लेंटिंग लाइन लगी हुई है इसको हम हल चिन्ह कहते हैं। ये कब आता है? जब जो है किसी व्यंजन में स्वर का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, पहला वर्ण ही आप ले लीजिए, व्यंजन का क है। अगर मैं इसको लिखती हूँ प्लस अ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से अ हटा देती हूँ तो जो हमारा असली जो व्यंजन है वो ये है। ये व्यंजनों का जो शुद्ध रूप है वो ये है। एक्चुअल में व्यंजन ये होते हैं, बट हम उनको हमेशा स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो ये वो जो है इसका रूप होता है। ठीक है, आप इसी रूप में उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हल चिन्ह। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हलंत क्या होता है। क्वेश्चन आ गया कि हलंत क्या होता है। तो जब व्यंजन को स्वर के बिना बोला जाता है तो उनके नीचे जो है एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। ठीक है, तो उनको हम हलंत कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हल चिन्ह और हलंत सेम है? जिनमें भी हल चिन्ह होगा क्या हम उनको बोल सकते हैं? मान लीजिए किसी शब्द में हल चिन्ह है तो क्या हम बोल सकते हैं कि हलंत शब्द है? नहीं, उनको आप समझिए, हल चिन्ह और हलंत में डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एक शब्द लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ मिट्टी, और सेकंड में लिख रही हूँ राजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक यहाँ पे हल चिन्ह लगा हुआ है, ये बीच में लगा हुआ है और ये एंड में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? ये हल चिन्ह है और ये हलंत शब्द है। कैसे डिफरेंस करना है? हलंत होता है हमारे पास जिस ऐसे शब्द या जिस शब्द का अंतिम वर्ण जो है हमारा हल वर्ण हो। ठीक है, उसको हम हलंत कहते हैं। मेनली जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं उनमें जो है ये हलंत जो है एंड में वर्ण में लगाया जाता है। ठीक है, तो जिस शब्द के पीछे, जिस शब्द के लास्ट वर्ण में हल चिन्ह लगा हो वो हलंत कहलाता है, और जिस शब्द के बीच के वर्ण में जो है ये हल चिन्ह लगा हो वो हल चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन डिफरेंस इन दोनों से कि ये हल चिन्ह है, ये हमारे पास हलंत है। ठीक है, अब मैं आपको हलंत की डेफिनेशन बताती हूँ क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये है हलंत की डेफिनेशन। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण हो वो हलंत कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हलंत, और ये हो गया हमारे पास हल चिन्ह। दोनों में हल चिन्ह है, दोनों ही हमें ये दर्शा रहे हैं कि दोनों ही शब्दों में जो है व्यंजन जो है स्वर रहित हैं। दोनों ही शब्दों में स्वरों का हेल्प नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हल चिन्ह है, यहाँ भी हल चिन्ह है।
बट डिफरेंस यही है हल चिन्ह और हलंत में। हलंत जो है दो शब्दों को जोड़ के बना है, हल चिन्ह प्लस अंत। तो ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण हो वो हलंत कहलाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें से कि हलंत जो है या आधा वर्ण भी बोलते हैं, अगर हम शुद्ध रूप व्यंजन का देखें तो वो ये है हमारे पास, इसको हम आधा अक्षर भी बोलते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी कि हमें आधे अक्षर लिखने पड़े? क्यों लिखने पड़े आधे अक्षर? क्योंकि जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो अगर वहां पे आधा शब्द लगा हो तो उसको उच्चारण करने का समय बहुत कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मी ट, आधा ट टी, तो हम इसको मिट्टी पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते मी ट टी। ठीक है। तो ये आधा शब्द लिखा हुआ है हमने, इसलिए इसको उच्चारण करने में कम समय हमें लगा। मिट्टी हमने पढ़ा, मिट्टी, मिट्टी हो गया, चिट्ठी हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड। ठीक है। अगर हम आधे वर्ड लिखते हैं तो मतलब उनको पढ़ने में बहुत कम हमारा समय लगता है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। एक तो हो गया हलंत क्या है, ठीक है, हल चिन्ह और हलंत में क्या डिफरेंशिएशन है। सेकंड आया कि क्यों इसको प्रयोग, क्यों हम आधे वर्ण लिखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे हम लिखते हैं, क्योंकि आधा वर्ण लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं खड़ी पाई की, मैंने लास्ट वीडियो में खड़ी पाई समझाया था आपको, स्टैंडिंग लाइन कैसे जो है वर्णों में लगाई जाती है। तो उस हिसाब से हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई लगती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे ख। अब आप बोलोगे मैम क क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब खड़ी पाई मैंने करवाई थी तो उस टाइम पे मैंने बोला था ऐसे वर्ण जिनको एक खड़ी पाई एंड में लगती है वो ये हैं, और खड़ी पाई जिनके मध्य में लगती है, मिडल में लगती है, वो ये है। ठीक है। क हो गया, फ हो गया, ये तो आपको पता ही है। इनमें मिड में लगती है स्टैंडिंग लाइन और इनमें एंड में लगती है। तो ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, ज हो गया, ठीक है, ण हो गया, त हो गया, थ हो गया। तो अब हम इनके जो हैं कैसे कैसे हम इनके आधे रूप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए जिनमें स्टैंडिंग लाइन जो है एंड में लगती है, और भी वर्ड हैं। तो इनका रूप कैसे लिखते हैं हम? आधा रूप ख, ग, घ, च, ज, ण, त, थ। ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा कि इनका आधे रूप हम ऐसे लिखते हैं। बट जिनमें स्टैंडिंग लाइन जो है मिडल में लगी है तो उनका जो दाईं तरफ का जो ये सूंड है वो हटा देते हैं। तो क कैसे लिखा जाता है? आधा क, आधा फ, ऐसे ही लिखते हैं। तो और कौन कौन से हैं जिनमें जो है हमारी स्टैंडिंग लाइन एंड में है? ध हो गया, ध को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। न हो गया, न को हम ऐसे लिखते हैं। प हो गया, आधा प ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। य हो गया, आधा य ऐसे लिखा जाता है। श हो गया, आधा श ऐसे लिखा जाता है, आधा श। अब और कौन से रह गए हमारे पास? ये वाला श हो गया, तो आधा श हम ऐसे लिखते हैं। और भी वर्ण हैं जैसे म हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स हो गया, तो आधा म, आधा स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए खड़ी पाई एंड में जिनके लगते हैं उनको हम हटा के जो है कैसे उनके आधे रूप लिख सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये तो हो गया हमारे पास जिनमें जो है स्टैंडिंग लाइन जो है वो एंड में थी, तो उनके हम आधे रूप ऐसे लिख सकते हैं। एक और तरीका है उनके आधे रूप कैसे लिख सकते हैं, हम सिंपली जो है ख लिख के जो है नीचे हल चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो दो रूपों में लिखी जा सकते हैं। जैसे न हो गया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क हो गया, उसका आधा रूप ऐसे, ये सिंपल जो है क के नीचे हमने हल चिन्ह।
आधा रूप और हल चिन्ह यही दर्शा रहे हैं कि ये वाले व्यंजन जो हैं बिना स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं। तो ये हो गया खड़ी पाई जिसके अंत में लगती है, खड़ी पाई जिसके मध्य में लगती है। अब कुछ मैंने बताए थे जिनमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा वो वर्ण कौन कौन से हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ट हो गया हमारे पास, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ठीक है, द हो गया और ह हो गया। तो इनमें जो है हम कैसे जो है इनका आधा रूप लिखेंगे, तो हम जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, ये आधा रूप नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट लिख के ठ ड ढ द ह और उनके नीचे हम लगा देंगे हल चिन्ह, सबके नीचे। ये हो गया उनका आधा रूप, इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इनको हम आधा तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आपने ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, वो है र का। ठीक है, जब हम र की बात करते हैं तो र का जो आधा रूप जो है जब भी लिखा जाता है, ठीक है, र को जब भी हम स्वर रहित लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रेफ। रेफ के रूप में लिखा जाता है र, और उसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है, ऊपर को। ठीक है, अगर आप र को जो है ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है र। ठीक है, तो र के ऊपर कैसे लगाएंगे, ये मात्रा लगती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रही हूं नरम, नरम, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे नरम, नरम हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये है आधा र। ठीक है, व्याकरण में जो है र को जो है कैसे लिखा जाता है, रेफ के रूप में, और रेफ का चिन्ह ये है, और ऐसे हम लिख सकते हैं, नरम हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, सूर्य हो गया हमारे पास, सूर्य हम लिखते हैं सूर्य। तो इसको जो है ये है र का आधा रूप। तो आपने ये याद रखना है कि र को हम जो है आधा कैसे लिखते हैं, और जिनमें खड़ी पाई नहीं है उनका आधा रूप कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जिनमें खड़ी पाई मध्य में है उनका जो है दाईं सूंड हटा के जो है आधा लिखा जाता है। ठीक है, और जिनमें जो है हमारे पास स्टैंडिंग लाइन एंड में है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो ये था हमारा हलंत किसे कहते हैं या हल चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, तो हलंत का मतलब ही यही है कि जब व्यंजन को स्वर रहित बनाया जाता है तब जो है एक तिरछी रेखा जो है लगाई जाती है वर्णों के नीचे। ठीक है, उनको हम हलंत कहते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन यही आता है कि क्या सारे शब्द हलंत हैं। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूजन दूर करनी है कि जिनके मिडल में या बीच में जो है कहीं भी चिन्ह आता है तो वो हल चिन्ह कहलाता है। बट ऐसे शब्द जिनके एंड वर्ण में जो है हमारे पास हल चिन्ह आता है उसको हम हलंत कहते हैं। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।